क्लास 10th केमिस्ट्री का ये जो दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण। तो सबसे पहले हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अम्ल भस्म तथा लवण की परिभाषा, यानी ये किसे कहा जाता है और ख़ास तौर से अम्ल और भस्म एक साथ हमें अध्ययन करना है। अम्ल और भस्म ये इनकी पहचान क्या होती है, इनके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, यानी सभी गुणों को हमें अध्ययन करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अम्ल एवं भस्म, एसिड एंड बेस। तो सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उसके गुणों के आधार पे किया जा रहा है। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। यानी सभी खनिज अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु कौन सा है, Zn यानी जस्ता है, और ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है H2, ये यहाँ से ख़त्म हो यानी ZnSO4 एक साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरीके से देखिए, लोहा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये जो H2 है ये अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये Fe जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, FeCl। तो क्या बनाते हैं, ये बनाता है जिंक सल्फेट, और यहाँ पे बनाता है आयरन क्लोराइड। एक बात हमेशा याद रखनी है कि सक्रियता श्रेणी के जितनी भी धातुएं होते हैं, यानी ज़्यादा अवक्रियाशील जितने भी होते हैं धातु, ज़्यादा अवक्रियाशील वाले, वे अम्ल से अवक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और देखिए एसिड यानी अम्ल, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन शब्द एसिडस जो हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये तो हो गई। इसके बाद देखेंगे हम लोग भस्म के बारे में। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, जो उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है, और ये क्या है, अम्ल है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है भस्म, और यहाँ पे अम्ल के साथ ये उदासीन कर देता है। तो बढ़ जाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी नमक कहा जाता है। ये लवण हो गया और जल बनाता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए, कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेज़ी से धातु को घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे दो अम्लों की तुलना की बात हो रही है। एक अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस अल्प मात्रा में मुक्त करता है, और ये दूसरा जो धातु होगा वो अम्ल से अवक्रिया करके ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे देखिए, लोहा कमरे के ताप पर जल से अवक्रिया नहीं करता है, चित्र 2.1a में। यहाँ पे हम देख सकते हैं धातु जो लोहा है और ये जल है, ये कमरे के ताप यानी सामान्य ताप पर ये कोई इसमें अवक्रिया नहीं होती, यानी बुलबुले इसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखिए, एस्टिक अम्ल लोहा से धीमी गति से अवक्रिया करता है, ये हो गया एस्टिक अम्ल। तो धातु तो वही है लोहा, लेकिन अम्ल यहाँ पे बदल गए हैं। एस्टिक अम्ल अवक्रिया करता है लेकिन धीमी गति से, क्योंकि कम यहाँ पे बुलबुले हैं। इसके बाद देखिए, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेज़ी से अवक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए, धातु तो वही है लोहा, लेकिन अम्ल बदल दिया गया है, तो ये लोहा से यानी धातु से तेज़ी से क्रिया करता है। तो इस कार्यकलाप से हमें क्या समझने को मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु तो वही हैं लेकिन अम्ल डिफरेंट हैं, अम्ल यहाँ पे अलग अलग कर दिए गए हैं। तो सभी अम्लों की अवक्रिया जो दर है वो अलग अलग है, कोई कम अवक्रियाशील है, कोई ज़्यादा अवक्रियाशील है धातुओं से, ठीक है। तो निष्कर्ष यही निकल के आया कि कुछ अम्ल जो होते हैं वो धातु से अधिक मात्रा में अवक्रियाशील करते हैं, यानी अवक्रिया करते हैं, और कुछ कम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसके समीकरण भी दिए गए हैं। एस्टिक अम्ल लोहे के साथ अवक्रिया करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब लोहे के साथ अवक्रिया करता है तो यहाँ पे H2 देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और ये क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड। निष्कर्ष निकल के आता है, प्रारंभ में इस प्रयोग से प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल के भेद बताया जा सकता है कि कुछ अम्ल जो प्रबल होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एस्टिक अम्ल से, ठीक है, ये ज़्यादा अवक्रियाशील है।
इसके बाद देखिए अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। सभी अम्ल, भस्म तथा लवण जलीय जो उनके जलीय विलयन होते हैं विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है विद्युत का संचालन करने का? इनके विलयन में मुक्त अवस्था में आयन पाए जाते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। तो जैसे देखिए कौन से अम्ल हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, इसके बाद सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया। ये 3 अम्ल की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे देखिए यथा में जैसे एल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया आदि, इनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से विद्युत धारा संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हमेशा आपको याद रखने हैं कि अम्ल, भस्म और लवण से विद्युत के उत्तरदायी कौन सा है, तो आयन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्यकलाप के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एनोड और कैथोड, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो बैटरी से, तो बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होते हैं, जो मुक्त अवस्था में आयन होते हैं, उन्हीं के कारण ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पे ग्लूकोज तथा एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं क्योंकि इनके विलयन में आयन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन की क्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है? आयनन कहा जाता है। अभी आपने कार्यकलाप देखा, आयनन तंत्वा के साथ बढ़ता है, विलयन जितना तनु होगा आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो ये तनु क्या होते हैं? तनु विलयन, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सांद्र और तनु अम्ल यानी विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल, सांद्र और तनु हो सकते हैं। जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। और दूसरी ओर देखिए जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो और जल अधिक हो तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। अतः सांद्र अम्ल में क्या होता है? जल की मात्रा कम से कम होती है, जबकि तनु अम्ल में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? विलयन जितना ही तनु होगा आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, यानी जल की मात्रा अधिक होने पर उसकी आयनन की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होते। अब तक कुछ अम्लों के आयनन पर विचार करते हैं। जैसे देखिए विशुद्ध एसिटिक अम्ल का सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये धातु के कार्बोनेट पर क्रिया नहीं करता, ये विद्युत का कुचालक होता है। परंतु एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन जो अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार शुद्ध जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस की अनुपस्थिति में अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन HCl गैस की जल में विलयन अम्ल के सभी गुणों को दर्शाता है। अतः इस प्रमाणित होता है कि अम्ल के जो अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यानी शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कोई भी अम्ल होते हैं सूखे अम्ल, वो अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। उन्हें आर्द्र होना चाहिए, यानी उन्हें गीली होने चाहिए, यानी उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो अम्लों को अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे यही बात कार्यकलाप के माध्यम से भी बताया गया है। यानी 2 अलग अलग स्थितियों में लिटमस पत्र को लिया जाता है, यानी एक सूखा और एक गीला। सूखे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि HCl गैस का शुष्क नीले पट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आर्द्र नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। यानी ये तभी अम्ल का अपना प्रभाव दिखाते हैं जब उसमें जल की मात्रा हो। इसके बाद देखिए आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा, एक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने अम्ल और भस्म की परिभाषा इस प्रकार दी है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल। सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये अम्लों की पहचान होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो H+ आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, वो जल के अणु के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद देखिए भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH समूह, OH- देता है। ठीक है, यानी OH समूह।
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलकर क्या देता है, सोडियम, यहाँ पे सोडियम आयन तो है, इसके बाद क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक, जो भस्म कहलाता है। इसके बाद देखिए जल में विलय भस्म को क्षार कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भस्म जल में घुल सकते हैं उसे क्षार कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और भस्म हो गया, ये बन गया लवण और ये जल।